Hi, today I will talk about the history of the Indian economy from the 1947 up till present। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे इंडिया जो है 1947 से अभी तक अपने इकोनॉमी को डेवलप करते आ रहा है। आज हम बात करेंगे कि कैसे ब्रिटिश ने इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। आज हम बात करेंगे कि कैसे ब्रिटिश ने इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज किया। आज हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया को गरीबों का देश कहा जाता था। आज हम बात करेंगे कि प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था। हम आज बात करेंगे कि कैसे ब्रिटिश एरा में हम गरीबी का शिकार हो गए। So myself Ahmed and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network। तो इससे पहले भी हमने एक सीरीज चालू किया है जिसमें मैंने बात किया था हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। यदि आप इंडियन पॉलिटिक्स को अगर अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मस्ट फॉलो दैट सीरीज, ठीक है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस सीरीज के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के बाद से अभी तक कैसे इंडिया ने अपने इकोनॉमिक को डेवलप किया। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिपेंडेंट इंडिया का जन्म होता है 15 अगस्त 1947 में। इस इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया ने एक लंबी लड़ाई लड़ी कॉलोनियल रूल्स के खिलाफ। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिल गई कॉलोनियल रूल से, लेकिन एक लड़ाई अब भी जारी थी कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को ट्रैक पे लाया जाए। ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से आज़ादी के बाद इंडिया में अकाली जैसी नौबत थी। यही वो कारण है कि इंडिया को गरीबों का देश कहा जाता था। जहां एक तरफ भारत का बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, वहीं दूसरी तरफ लोगों का पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट करना इंडिया की मुश्किल और बढ़ा दी थी। द ब्रिटिशर्स क्लेम दैट दे स्टार्टेड द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ब्रिटिशर्स का यह दावा है कि उन्होंने इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज किया है। लेट्स एग्जामिन इट। इंडिया का शेयर इनकम विश्व स्तर पर 22.6% हुआ करता था 17वीं सेंचुरी में, लेकिन ये शेयर इनकम 1952 में गिरकर 3.8% तक आ चुकी थी। सो लेट्स जस्टिफाई इट मोर क्लियरली। See, there are the three major contributions of the Britishers in India that resulted into the deindustrialization. So, 3 ऐसे मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं ब्रिटिशर्स का इंडिया में जिसके थ्रू इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया। पहला पॉवर्टी, दूसरा लिटरेसी, तीसरा ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो चलिए हम पहले जानते हैं पॉवर्टी के बारे में। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड द इंडियन रिसोर्सेज दैट पुश्ड अस इनटू द पॉवर्टी। तो चलिए हम ये समझते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जिसकी वजह से हम ब्रिटिश एरा में गरीबी का शिकार हो गए। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए जो जमींदार लोग थे उनको लैंड ऑनर बना दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। मतलब ये कि जो जमींदार थे वो ब्रिटिश के मातहत थे और जो टीनर थे और जो गरीब किसान थे वो जमींदार के रहमो करम पे पल रहे थे। सी द ब्रिटिशर्स कमर्शियलाइज द एग्रीकल्चर। अब देखिए क्या होता है कि ब्रिटिशर जो थे वो एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर देते हैं। जहां पे हम वीट, राइस और पल्सेस की खेती किया करते थे, मतलब जहाँ पे हम कभी गेहूं, चावल और दाल की खेती किया करते थे, वहाँ पे अब हमसे खेती करवाई जाने लगा किसकी? इंडिगो की, किसकी? टी की, किसकी? कॉफ़ी की, किसकी? शुगर कैन की, किसकी? जूट की, किसकी? स्पाइसेस की। और याद रखिएगा, वी वेयर द कंज्यूमर ऑफ द फिनिश्ड गुड एंड एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल्स। सिंपल मीनिंग इज दैट फूड ग्रेन्स वाज रिप्लेस बाय द कैश क्रॉप। ठीक है, तो जो फूड ग्रेन थी उसको कैश क्रॉप में बदल दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। एंड ये जो कैश क्रॉप है यही रॉ मटेरियल्स था। ब्रिटिशर्स करता क्या था कि इस रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन भेजा करता था और वहां से ये फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होने के बाद इंडियन मार्केट में लाकर उसको सेल किया करता था। अगर ब्रिटिशर्स इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहता तो उस रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन ना भेज इंडिया में ही उस रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करवा सकता था, तब जाके इंडिया जो है वो इंडस्ट्रियलाइज होता। लेकिन उसने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल्स थे इसको ब्रिटेन भेज दिया करता था और वहां से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होने के बाद उसको इंडियन मार्केट में बेचा करता था। सो वी कैन से दैट दिस वाज द रीजन फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, दिस वाज द रीजन फॉर डी अर्बनाइजेशन इन इंडिया, दिस वाज द रीजन फॉर आर्टिफिशियल फेमाइन इन इंडिया। यही वो कारण है कि इंडिया जो है
वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो सका। यही वो कारण है कि इंडिया जो है वो कभी अर्बनाइज नहीं हो पाया ब्रिटिश के टाइम पीरियड में। यही वो कारण है कि हम जो है वो गरीबी का शिकार हो गए थे ब्रिटिश एरा में। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जो कि है लिटरेसी। अब देखिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली 16% ऑफ इंडियंस वेयर लिटरेट एंड द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज इन द क्लचेस ऑफ पॉवर्टी। याद रखिएगा, आज़ादी के बाद मात्र 60% भारतीय ही शिक्षित थे, बाकी जो लोग थे वो गरीबी का शिकार हो चुके थे। उसके बाद टर्म्स है यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब देखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स लूटेड इंडिया बाय अर्निंग सम रेवेन्यू एट द सेम टाइम ड्रेनिंग आउट ऑफ इंडियन वेल्थ टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि जो रेवेन्यू था वो तो सिर्फ एक बहाना था, असल में इंडियन वेल्थ को ब्रिटेन पहुंचाना था। तो ये जो रेवेन्यू था ये एक तो बहाना था, जो मेन जो पर्पस था ब्रिटिशर्स का उसका ये था कि इंडियन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सके, इंडियन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके उसको ब्रिटेन भेजा जा सके। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और ऐसा माना जाता था कि इंडियन इकोनॉमी को ट्रैक पे लाना एक मुश्किल टास्क था। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय निर्माण के लिए नेहरू और इसके गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे फैक्ट्रीज को बनाया जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाए, कैसे जॉब को इंश्योर किया जाए। एंड यहाँ तक कि 3/3 जो इंडियन वर्कफोर्स थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी और उत्पादन उस हिसाब से नहीं हो रही थी। तो नेहरू और इनके गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी तो कैसे हम उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करें। यही वो कारण है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है वैसे ही प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया जाता है 15 मार्च 1950 में। सो द प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों के रहन सहन के स्तर को बढ़ाया जाए। यही प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए। वन मोर थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर दैट द प्लानिंग कमीशन जो है वो सोशलिज्म से काफ़ी प्रभावित थी ताकि रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके लोगों के बीच। और जैसा कि हमको पता है सोशलिज्म जो है वो बात करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में। तो याद रखिएगा, द फर्स्ट सच 5-year plan implemented by the Joseph Stalin in the Soviet Union in 1928। तो याद रखिएगा, इस तरह के जो फर्स्ट प्लान जो था वो जोसेफ स्टालिन के द्वारा सोवियत यूनियन में इम्प्लीमेंट किया गया था 1928 में। एंड इन द 1953 दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो एडॉप्टेड बाय द चाइना कंप्लीटिंग इट्स सोशलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द माओ जेडोंग। एंड दिस 5-year plans continue to play an important role in China's social and economic development। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये इस तरह के जो फर्स्ट प्लान थे वो सोवियत यूनियन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। याद रखिएगा, जब इंडिया में पहली बार इस 5-year प्लान को एक्सेप्ट किया गया था उस समय में इंडिया जो है वो रिफ्यूजी को फेस कर रहा था। उस समय इंडिया जो है वो एक्सट्रीम फूड शॉर्टेजेस से गुजर रहा था। उस समय इंडिया में महंगाई आसमान छू रही थी और यही वो कारण है कि इरिगेशन, एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 45% बजट को एलोकेट किया गया था इस प्लान में। सो द फर्स्ट 5-year plan created and implemented in the 1951 and it was drafted by economist K.N. Raj and this 5-year plan was based on Harrod डोमर मॉडल। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि इस मॉडल को वो कंट्री अडॉप्ट करता है जो कंट्री क्लोज्ड इकोनॉमी हो। एंड वी नो वेरी वेल दैट इंडिया वाज क्लोज्ड इकोनॉमी। एंड वन मोर थिंग, इस मॉडल को तब अडॉप्ट किया जाता है जब आपको अपने कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना हो बाय यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेस, तब जाके इस तरह के मॉडल को एक्सेप्ट किया जाता है। And one more thing that you will have to remember that the main objective of this model is to focus on investment as it generate income and प्रोडक्शन कैपेसिटी। इस मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव ही इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना होता है। जैसा कि हमने कहा कि इस मॉडल को एक्सेप्ट करने के बाद फर्स्ट
कि आपका इनकम जनरेट होगा, सेकंड जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी डेवलप होगा। तो चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं बाय मॉडर्नाइजिंग इरिगेशन मेथड। जो इरिगेशन का जो मेथड है उसको हम मॉडर्नाइज करके अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है। जो इंडिया कभी फूड डेफिसिट हुआ करता था वो इंडिया अब फूड सरप्लस होने लगा है। तो चलिए हम ये समझते हैं कि हम कैसे इनकम को जनरेट कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट। देखिए, बाय क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैन जनरेट द इनकम। अब देखिए, यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तो इससे हमारी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। पहला, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी इंडिया में, जैसे डैम बने, जैसे रोड बने, ब्रिज बने, और इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो इसका यह मतलब होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कम होगी। फर्स्ट, सेकेंड, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो आगे चल के फिर यही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, डैम जो है ये फिर आगे चल के आपको रिवेन्यू प्रोवाइड कराएगी, आपको रिवेन्यू देगी जो कि आपके इनकम को जनरेट करेगी। सिंपल मीनिंग इज दैट वी अडॉप्टेड दिस मॉडल टू बूस्ट economic growth through higher saving and investment. The government incorporated 3 major hydroelectric projects under this plan. Bhakra Nangal Dam in Punjab, Hirakund Dam on Mahanadi in Odisha, Nagarjuna Sagar Dam on the Krishna River in Andhra Pradesh. Nehru considered these 3 dams as the temples of modern India. So remember that the country was also working with the World Health Organization to address the children health and reduce infant mortality. So at the end of the planned period 1956, 5 IITs was created as major technical institution and to strengthen the higher education. And see, the planning commission had the target of 2.1% GDP growth at the end of the first 5-year plan, but it registered 3.6% ग्रोथ रेट। प्लानिंग कमीशन का जो टारगेट था उसका टारगेट 2.1% जीडीपी ग्रोथ, लेकिन इसने रजिस्टर्ड किया 3.6% ग्रोथ। मतलब कि जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिलता है इन फर्स्ट 5-year प्लान। सो द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान increased the planning commission to set even more goals and bolder approach to India's future. And thanks for watching.